मेरा नाम माही है। मैं दिखने में काफी खूबसूरत थी। मेरी शादी ऋतिक से कुछ साल पहले हुई थी। मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरी हर बात मान लेता था। एक बार मेरे पति एक 15 साल के लड़के को घर ले आया। वह कहने लगा, यह लड़का बेसहारा है और अनाथ भी है। हमारे घर में नौकरी करेगा और हमें इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा पति बहुत ज्यादा कंजूस था, हर वक्त मुफ्त के चक्कर में रहता था। वह लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था। मैंने अपने पति से पूछा कि यह लड़का कहाँ से मिल गया आपको? वह कहने लगा, मेरे दोस्त के घर में इसने कुछ महीने काम किया है, लेकिन अब तो वह दुबई जा रहा है, इसलिए इस नौकर को मुझे दे दिया। यह बस 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो काम होगी कर देगा। यह सुनकर मैंने कहा, ऋतिक, हमारे घर में पहले ही बस 2 कमरे हैं। एक कमरे को मैंने ड्राइंग रूम बना रखा है और एक हमारा कमरा है। यह लड़का रहेगा कहाँ? मेरे इस सवाल पर वह कहने लगा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आंगन में एक चारपाई इसे दे देना, वहाँ पर बिस्तर बिछाकर चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। वह लड़का बड़ा ही चुपचाप सा था। सुबह सवेरे ही मैंने उसे किचन के काम में लगा दिया। वह चुपचाप बहुत सारे काम कर रहा था, खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दी। मैंने उसे नाश्ता बनाकर दिया तो वह भी चुपचाप खामोशी से खा लिया। मैंने कहा, क्या तुम बोलते नहीं हो? तो कहने लगा, मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ मालकिन। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वालों में से कोई भी नहीं है? वह कहने लगा कि पता नहीं। मैंने जब आँख खोली तो अनाथालय में था। जब 5 साल का था तो एक आदमी मुझे अनाथालय से यह कहकर ले गया कि उसके घर में औलाद नहीं है और उसे बच्चा पालना है। वह कहने लगा कि मैं इसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा, इस बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगा। लेकिन 5 साल की उम्र में ही उसने मुझे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना, बाकी ऐसे ही जिंदगी गुजरने लगा था। वह बूढ़ा मर गया तो उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन से नौकर का काम शुरू कर दिया, लेकिन जिसने भी रखा वह सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही रखा, इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं दिया। 2 रोटी के बदले में घर का सारा काम कर देता हूँ। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। बेचारे की क्या जिंदगी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करूँगी। असल में मेरे पति की इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं है। वह कहने लगा, नहीं मालकिन जी, रहने दो, 2 वक्त की रोटी दे रही हो ना, मेरे लिए यही काफी है। मेरा कौन सा खानदान है जिसकी मुझे फिक्र करनी है और उसे मुझे पैसे देने हैं। मेरे दिल में उस लड़के के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मेरे पति के काम का सिलसिला कुछ ऐसा था कि कई दिनों तक दूसरे शहर में रहना पड़ता था। जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का बॉस मेरे पति को महीने में 1-2 बार दूसरे शहर में भी ऑर्डर देने के लिए भेजता था। मेरा पति दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस आता था। उन दिनों घर पर मैं अकेली ही होती थी। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे, लेकिन मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी अनाथ बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी तो हो सकता है कि मेरी यह बात भगवान को पसंद आ जाए और वह मुझे कोई औलाद दे दे। मैं शायद यही गलती कर बैठी थी। मेरा पति कुछ दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। घर में मैं थी और वह 15 साल का नौकर था। मैंने तो पहली बार उसकी बेबाकी देखी थी। मैं किचन में आटा गूंथ रही थी और वह उसी वक्त किचन में आ गया। मैं किचन में बिना दुपट्टे के ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि 15 साल के लड़के की नजरों में इस कदर बेबाकी भी हो सकती है। मैं बिना दुपट्टे के आटा गूंथ रही थी कि वो सिंक में जमा बर्तन धोने के बहाने वहाँ सिंक के पास खड़ा हो गया। मैं भी सिंक की बिल्कुल बराबर अपनी सोचों में गुम थी। उस वक्त अचानक मेरे शरीर पर किसी चीज की रेंगती हुई महसूस हुई। मुझे यह लग रहा था कि किसी की तेज नजर मेरे वजूद पर किसी आरे की तरह वार कर रही हो। मैंने झट से पलटकर देखा तो वहाँ 15 साल का नौकर मुझे ही देख रहा था। वह कभी मेरे चेहरे को देखता तो कभी मेरे जिस्म को। वह उसी वक्त नजरें चुराकर बर्तन धोने लगा। पहले तो मैं घबरा गई थी। फौरन से मैंने किचन के दरवाजे पर लटका अपना दुपट्टा लिया और खुद पर लपेटा। मैं आटा लगभग गूंथ चुकी थी। मैंने उसे एक डिब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फौरन से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। मैं अपने बेड पर बैठकर सोचने लगी, आखिर ये 15 साल का लड़का मुझे यूं क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि
शायद ये मेरा वहम होगा। भला वो इतना सा बच्चा मुझे क्यों बुरी नजरों से देखेगा। भगवान ने औरत की फितरत में यह बात शामिल रखी है कि वो अपने ऊपर उठने वाली हर गलत निगाह को महसूस कर लेती है। मैंने भी ऐसा महसूस किया था, लेकिन एक 15 साल का लड़का सोचकर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं नहीं समझती थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। जिस तरह से उसने अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए थे, मैं तो उससे हमदर्दी करने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गई। मैंने देखा तो वो घर की सफाई कर रहा था। मैं सोफे पर बैठ गई और उसे देखने लगी। देखने में मुझे उसमें कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी। वो अपने काम से काम रखने वाला था। मैंने सोचा शायद मैंने उसके बारे में गलत अंदाज लगाया है। उसके बाद रात का खाना खाने की बात कहने लगा, मालकिन बाहर बहुत सर्दी हो गई है, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कमरे में सो जाता हूँ। उसकी बात तो ठीक ही थी। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और रात को आंगन में ठंड महसूस होती थी। मैंने कहा, कहाँ सोओगे? मेरा कमरा कोई फालतू कमरा थोड़ी है। एक कमरा जिसे मैंने अपनी सिलाई के लिए सुरक्षित रखा है। इसमें बहुत सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कहीं सिलने वाले कपड़े हैं तो कहीं मशीन है और कमरा भी छोटा है। मेरी चीज को तुम इधर उधर करके लेट जाओगे और मैं ढूंढती रहूंगी। वह कहने लगा, बुरा न मानिए, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गई थी। वह कहने लगा, मालकिन मैं जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाऊंगा, लेकिन बाहर मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मैंने अभी तक सर्दियों के कपड़े भी नहीं लिए हैं। मैंने उसे अपने कमरे में सोने की इजाजत तो दे दी, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी के आसार देखे थे, जैसे वह यह सुनकर बेतहासा खुश हो गया हो। उसने फौरन ही अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में जमीन पर बिछाकर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी। मैंने सोने से पहले कमरे की लाइट बंद कर दी थी। फिर मैं गहरी नींद में जाने लगी और कब मैं गहरी नींद में सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर बहुत भारी सा लग रहा था। शायद जरूरत से ज्यादा सो गई थी। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बज चुके थे। हालांकि मैं 8 बजे ही उठती थी, लेकिन मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूँ। मैं अभी उठकर बैठी ही थी कि मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जब बेड के नीचे देखा तो उस लड़के का बिस्तर नहीं था, यानी कि वह उठ चुका था और फिर वह मेरे वॉशरूम में ही घुसा हुआ था। वह कितना तेज लड़का था, बिना मेरी इजाजत के मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि वह मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि जैसे वो बाहर आएगा उसे कह दूंगी कि आइंदा से मेरे कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल न करे। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया तो वह नहाकर आया था। मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सज गई। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हुए हैं और बिखरे भी पड़े हैं। हालांकि जब मैं सोई थी तो मैंने अपने बालों को पोनी से बांध लिया था। मैंने फौरन से अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बनाया। फिर जब मैं अपना दुपट्टा उठाने लगी, बेड की चादर को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। बेड की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी। हालांकि मैं तो जिस कोने में सोती थी वहीं से उठती थी। मुझे कभी भी बेड पर फैलकर सोने की आदत नहीं थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर यह लग रहा था कि कोई सोकर सिर्फ उठा ही नहीं, बल्कि जो बात मेरे जहन में आई वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। वह लड़का फौरन से अपना बिस्तर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, मेरी बात सुनो, मुझे अब तक उसका नाम भी नहीं पता था। कहने लगा, जी मालकिन। मैंने कहा, रात को तुम कहाँ सोए थे? तो मेरे सवाल पर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वह कहने लगा, मालकिन जमीन पर सोया था। क्या हुआ? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जाओ। वह जाने लगा तो फिर मैंने उसे पुकारा। मैंने कहा, बात सुनो लड़के। वह पलटकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि आइंदा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल मत करना। वह कहने लगा, ठीक है, नहीं करूँगा। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वह कहने लगा कि आप जो भी रख लें, वैसे मुझे सब बाबू कहते हैं। उसका नाम सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। भला ये कोई नाम है उसका? यह नाम कैसा है? वह कहने लगा, पता नहीं, अनाथालय वालों ने तो बाबू रखा था, सब बाबू बाबू कहकर पुकारते थे। इतना कहकर वह मेरे कमरे से चला गया। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब सा दर्द था। मेरी तबीयत में भी सुस्ती छाई हुई थी। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। उसे चाय बनानी आती थी, इसलिए मैंने कहा, बाबू। वह कहने लगा, जी मालकिन। उसने फौरन से मेरे कमरे का दरवाजा खोला था। मैंने कहा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी इस बात पर जब उसने मुझे देखा और कहने लगा, हाँ ऐसा हो जाता है ऐसे काम में, यह कहकर वह बाहर चला गया।
मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है। मैं कमरे से बाहर आई तो वो अपने काम में लगा था। मैंने अपने मोबाइल से अपने पति को कॉल की। पहली बार मेरा दिल अपने पति के जाने पर बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा, ऋतिक कब वापस आओगे? वह कहने लगा, क्या हो गया माही, अभी मुझे टाइम ही कितना हुआ है। तुम्हें पता है जब मैं शहर से बाहर आता हूँ तो मुझे 3-4 दिन लग जाते हैं। पहले तो तुमने कभी ऐसा सवाल नहीं किया। उसकी बात ठीक थी, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। कहने लगा, फोन बंद करो, मैं मीटिंग में हूँ, तुम्हें मैं रात को ही कॉल करूँगा। मैंने कहा, ठीक है। वह कहने लगा, वो लड़का तो ठीक से काम कर रहा है ना? मैंने कहा, हाँ, काम ठीक से कर रहा है। मेरी आवाज़ सुनकर ऋतिक कहने लगे, माही तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे, इसलिए हमें आपस में मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के लहजे से ही ये जान जाते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस ली और अपने पति से कहने लगी, कुछ नहीं, बस कल से मेरी तबीयत थोड़ी भारी भारी सी लग रही है। मेरा जिस्म थका थका सा लग रहा है। सामने खड़ा होकर मेरा नौकर मुझे ही आंखें फाड़कर देख रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी तपिश थी जो मुझे अपने वजूद पर जलती हुई महसूस हो रही थी। यह मियाँ और बीवी का आपस का मामला था, इसलिए मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। उनकी जरूरी मीटिंग थी, इसलिए कुछ देर बाद कॉल बंद कर दी। मैं एक बार फिर जब बेड पर गई तो मैं नींद की वादियों में जाने लगी। तभी दरवाजा हल्की सी चिड़चिड़ाहट पैदा करते हुए खुला। दरवाजे पर नौकर ही खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ मालकिन, आपको कुछ चाहिए? मैंने आंखें बंद में ही उसी नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने आंखें मूंदते हुए महसूस किया था जैसे वो दरवाजे के पास ही खड़ा मुझे घूर रहा हो। अगले ही पल मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो फौरन हड़बड़ाकर अपना चेहरा संजीदा कर चुका था। वह कहने लगा, मालकिन मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। मैंने इतना कहा कि मेरे लिए बस 1 कप तेज पत्ती डालकर चाय ले आओ, शायद मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। वह सर हिलाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद ही वह चाय लेकर हाजिर हो गया। चाय पीने में मुझे काफी कड़वी लग रही थी। उसने पत्ती कुछ ज्यादा ही डाल दी थी। चाय पीते ही मुझे सुकून महसूस होने लगा था, इसलिए मैं बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गई थी। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दरवाजा यूं ही खुला पड़ा है, कोई आ गया तो क्या होगा, क्योंकि मुझे उस नौकर पर पूरा भरोसा था। वैसे भी उसने मेरी मौजूदगी में पूरे घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं उस वक्त सोई थी कि रात के 9 बज रहे थे। जब मेरी आंख खुली तो कमरा हल्का सा रोशनी में डूबा हुआ था। मैं जब उठी तो घड़ी पर वक्त देखकर बौखला सी गई थी। भूख से तो मेरी हालत वैसे भी खराब हो रही थी, सिवाय 1 कप चाय के पिया ही क्या था। मैं उठकर बाहर आई तो नौकर मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आया। वह कहने लगा, मालकिन आपकी तबीयत ठीक हुई हो तो आपके लिए खाना लगाऊं? तो वह जैसे मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कहने लगी कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, कैसे सोई रही? मेरी बात पर वह हल्का सा मुस्कुराया और मुझे गौर से देखने के बाद कहने लगा, आप सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे जगाना सही नहीं लगा। उसकी बात पर मैंने चौंक कर उसे देखा। मैं कहने लगी, क्या मतलब है? वह कहने लगा कि अरे मालकिन जी, आप इतने मजे से और सुकून की नींद सो रही थी। भला मैं नौकर हूँ, मैं कौन होता हूँ आपकी नींद में खलल डालने वाला? वैसे भी पूरे घर के काम तो मैंने निपटा ही दिए हैं, और काम ही कितने थे जो आपको उठकर करने थे। इसलिए सोचा कि आप सो रही हैं, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। उसके हाथ में जादू था। उसने जो खाना बनाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। उस दिन मैंने पेट भरकर खाना खाया। वह भी दूर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। उसी वक्त फिर मेरे पति की भी कॉल आ गई और मैं कमरे में बातें करने लगी। 2 घंटे से लगातार मैं अपने पति से बातें कर रही थी और उस दौरान कमरा बंद था। मेरा नौकर कमरे के बाहर ही मौजूद था। जब 2 घंटे गुजर गए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने देखा तो बोला, कितनी देर अपने पति से बात करेंगी मालकिन, मुझे नींद आ रही है। वह इस कदर ऊंची आवाज में बोल रहा था कि आवाज यकीनन मेरे पति ने भी सुन ली थी। एकदम से फोन की दूसरी तरफ से खामोशी छाई थी। मेरा पति हैरानी से कहने लगा, नौकर कहाँ सोने की बात कर रहा है भला? मैं क्या जवाब देती? फौरन कहने लगी कि कुछ नहीं, बाहर सर्दी होती है ना, तो 2-3 दिन से ठंड भी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए अब नौकर घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यहीं मेरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोया था।
इस बात पर ऋतिक कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, इसको ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाहर आंगन में ही सोने का कह दो। अभी इतनी भी कोई ठंड नहीं है, नहीं तो घर का दूसरा कमरा थोड़ा खाली कर दो, वहीं पर एक कोने में उसका बिस्तर लगा दो, वहीं पर सो जाया करेगा। उनकी बात मैं बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए ऋतिक से बात करने के बाद मैं बाहर आई और उसको साफ साफ कह दिया कि तुम यही लॉन्ज में ही कोने पर अपना बिस्तर बिछाकर सो जाओ, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रह सकती, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। मेरी इस बात पर उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे देखा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं तो आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, लेकिन आपको तो मुझ पर एतबार ही नहीं है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भरने लगे। यह देखकर तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। ये इतना मासूम सा लड़का, भला मैं उस पर शक भी कैसे कर सकती थी। फिर भी मेरे पति का हुक्म था, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बात मानना मुझ पर लाजिम था। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहीं लाउंज में सो जाओ, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। इतना कहने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। हैरत की बात तो यह थी कि इतना सोने के बावजूद जब मैं अपने बिस्तर पर लाइट जलाकर कहानी की किताब पढ़ने के लिए बैठी तो एक बार फिर मुझे नींद अपने आगोश में लेने लगी थी। मैं वहीं बैठे बैठे ही सो गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खुली थी। मैं तो यही समझ रही थी कि मेरा पति मेरे पास मौजूद है, लेकिन आँख खोलकर जो मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। अगले ही पल मेरे सारे होश ठिकाने आ चुके थे। मेरा पति तो घर पर मौजूद ही नहीं था, और जो मंजर मैंने देखा तो हैरान हो चुकी थी, क्योंकि नौकर दबी दबी कदमों से अपनी शर्ट को उठाकर मेरे कमरे से बाहर जा रहा था। मैं तो जितनी हैरान होती उतना कम था। जो मुझे समझ आया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। आखिर यह सब कुछ क्या था? मुझे तो एक पल में उस नौकर से खौफ आने लगा था। मेरा शरीर एक मर्तबा फिर से दर्द से टूट रहा था। जो कुछ भी मैं महसूस कर रही थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं फौरन बाथरूम में चली गई। एक खौफ की लहर मेरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। साफ जाहिर था कि 15 साल के नौकर ने मेरे साथ गलत काम किया है। मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। उसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई। यह 15 साल का लड़का यह सब कुछ कैसे कर सकता है, और मैं कैसे यह सब कुछ होने देती रही? मुझे होश क्यों नहीं आया, यह सोचकर मैं पागल हो रही थी। अगली सुबह हुई तो वह नौकर यूं ही लाउंज में सो रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब सी नजरों से घूर कर देखने लगा। मैं बगैर सबूत के उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे पूरी तरह नजरअंदाज करती हुई अपने घर के काम मैं खुद ही करने लग जाती थी। उस दौरान मैंने नोट किया था कि वो लड़का बस उम्र से ही छोटा है, जबकि तजर्बा नजरों से वो कोई भूखा भेड़िया ही लग रहा था। आज जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने उस लड़के को अपने कमरे में दाखिल होने नहीं दिया था। शायद वो मुझे कोई बेहोशी की दवा दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहती थी। उस रोज मैं अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद नौकर कमरे में आया, मुझे देखकर हैरान रह गया। मुझे देखकर कहने लगा, मालकिन लाइए अपना रूम फ्रेशनर दें, मैं कमरे में छिटक देता हूँ। लेकिन कुछ सोचते हुए मैंने उसे मना कर दिया। कहने लगी कि मैं खुद स्प्रे कर दूंगी, तुम रहने दो। वो कुछ सोचते हुए वहाँ से जा चुका था, लेकिन उस रात मैंने एयर फ्रेशनर नहीं लगाया था। मेरी आदत थी कि मैं अपने कमरे में एयर फ्रेशनर स्प्रे करके ही सोया करती थी। इत्तेफाक से आज मेरे पति को भी आने वाले थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई और सोने की एक्टिंग करने लगी, जैसे मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला, कोई कमरे में आया और नौकर मुझे आवाज देने लगा, मालकिन जाग रही हैं या सो रही? मालकिन जी, आपका बाबू आ चुका है आपके साथ रात गुजारने के लिए। शायद उसे यकीन हो चुका था कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वो अपनी असलियत दिखाने लगा था। मेरे पूरे शरीर में किसी चीज की रेंगने को मैं महसूस कर रही थी। उसी वक्त दरवाजा धड़क से खुला तो मेरा पति वहाँ पर दाखिल हो चुका था। नौकर ने तो अपनी शर्ट उतार रखी थी, लेकिन अचानक मालिक को अपने सामने देखकर वह हड़बड़ा गया, जबकि मैं भी उसी वक्त उठकर बैठ गई थी। मेरे पति ने मुझे और नौकर को देखा तो उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। दरअसल जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, मैं महसूस कर रही थी, उसके बारे में मैं अपने पति को उस वक्त बता चुकी थी। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो सही वक्त के चक्कर में नुकसान करवा लेती। अगले ही पल ऋतिक कमरे में दाखिल हुआ और उस नौकर की गर्दन पकड़कर उसे थप्पड़ मारकर उसे कहने लगा कि तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। मैं तो तुझ पर एहसान करके घर में लाया था, लेकिन यह कैसी करतूत तूने मेरे घर में यह सब शुरू कर दिया? बता क्या था यह सब? पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे पति के भारी भरकम हाथ उसके शरीर पर पड़े तो वह रोने लगा और रोकर उसने जो कुछ बताया
हमारे गुमान में भी नहीं था। कहने लगा कि अनाथालय से जो शख्स मुझे अपने साथ लेकर गया उसने मुझे अपने घर नौकर तो बनाया ही था, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरे साथ गलत काम भी करता था। मैं सिर्फ 8 साल का था जब उसने पहली मर्तबा मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूना शुरू किया था। वो मेरे जज्बात से खेलता था, मुझसे गलत काम करवाता था। मैं तो उसका नौकर था और वह नवाब समझकर हर गंदा काम करवाता था। मुझे मारता भी था और धमकी भी देता था। मुझे कहता कि मैं यह करूं, वह करूं, और मैं करता जाता था। शायद यही वजह थी कि वक्त से पहले मैं जवान हो गया हूँ। मेरे अंदर जिस्मानी कशिश बढ़ने लगी। मालिक ने मेरे साथ वो हर गंदा काम किया। फिर जब मुझसे दिल भर गया तो दूसरा नौकर रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद से मैं दर बदर भटकता फिरता रहता था। जब मैं आपके घर आया तो मालकिन को देखकर सब्र न कर सका और फिर मैं उनके रूम फ्रेशनर में ऐसी दवा मिला चुका था जिसे सूंघकर ही मालकिन नींद में सो जाती थी। मैं तो उनके सोने के बाद ही कमरे में आता था, तब तक खुशबू भी कम हो जाती थी। मुझ पर उस दवा का असर नहीं होता था। मालकिन के सोने के बाद मैं उनके साथ अपने जिस्म की भूख मिटाता तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। शायद मुझे उनके जिस्म से काफी लगाव हो गया था। वो रो रो कर मेरे पति से माफी मांग रहा था, जबकि मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था। मेरे पति ने उसे उसी वक्त घर से निकल जाने का कहा, लेकिन वो रोते हुए कहने लगा कि मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। मगर उस जैसे लड़के को यहाँ पर रखना कोई अच्छी बात न थी। उस बच्चे को बिगड़ने में और इस नौबत तक पहुँचने में सबसे पहला हाथ उसके मालिक का था, जो उसे अनाथालय से लेकर आया था। अगर अनाथालय वाले ये देख लेते कि ये बच्चा जिन हाथों में गया है वहाँ सुरक्षित है भी या नहीं, अगर थोड़ी छानबीन कर ली जाती तो आज ये लड़का ऐसा न होता। सारी रात मेरे पति ने उसे बाहर गेट के पास ही बिठा कर रखा था और अगली सुबह होते ही खुद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस को भी सारे मामले से आगाह कर दिया गया था। उसे बच्चों की जेल में रखा गया था। कोशिश तो यही की जा रही थी कि उसको शिक्षा और परवरिश दी जाए ताकि वह आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सके। मेरा पति दुनिया के अच्छे पतियों में से एक था। उसने मेरा भरपूर साथ दिया था। आखिर हम दोनों में मोहब्बत ही इतनी थी, उल्टा मैं ही शर्मिंदा थी। मगर मेरा पति बोला कि मेरी गलती है, मुझे छानबीन करके नौकर को लाना चाहिए था। अगर मैं उसे यहाँ न लाता तो यह सब कुछ भी न होता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब से ध्यान रखूंगा और इस बात का पता किसी को नहीं चलने दूंगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।